परम पवित्र भारत मां अपने इस परिषद के निदेशक प्रोफेसर सर्व नारायण झा जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे श्री डॉक्टर SP सिंह जी, डॉक्टर पवन जी, अनेक अन्य आचार्यगण, भगिनी, बंधुगण, यह देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष को मनाने जा रहा है। इस देश की यह जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, समाज में कुछ उसके विषय में भ्रम उपस्थित हो गए हैं। योजनाबद्ध ढंग से कुछ काम किया गया कुछ लोगों ने, और एक भ्रम फैलाया गया। इसलिए इस 75 वर्ष के इस उपलक्ष्य में कुछ भ्रमों का निवारण करना भी एक दायित्व है नई पीढ़ी को। इसलिए उस विषय पर मैं थोड़ी देर इतिहास इस दृष्टिकोण से आपसे बातचीत करूंगा। एक भ्रम फैलाया गया है, इस देश को स्वतंत्रता जो है वो बिना तलवार के, बिना ढाल के प्राप्त हो गई है। अहिंसा के द्वारा इस देश को विजय प्राप्त हुई है। एक तो यह भ्रम फैलाया गया। दूसरा, कई बार मैं हमारे ही कई प्रोफेसर इस चीज को अभी भी कहते हैं। 1857 में म्यूटनी, गदर हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसी तरह जो वास्तविक हीरो हैं वह हमारे परिदृश्य से बिल्कुल हट गए। हमने उनको भुला ही दिया है। इसलिए कुछ मिथक, कुछ जानकारियां हमारे सामने जो है वो देने का मैं प्रयत्न करूंगा। इस देश में यूरोपी जो पहली बार आए, वास्को डी गामा के रूप में उनका नाम बताया जाता है, 1498 ईस्वी में आए। हमें बताया जाता है कि अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे, या यूरोपी जो आए थे वो व्यापार करने के लिए आए थे। यह बिल्कुल गलत है, व्यापार के लिए नहीं है। क्योंकि वास्को डी गामा के साथ एक भी चीज बेचने वाली नहीं थी, और वो आया 3 महीने तक रहा। उसके बाद वापस चला गया। उसके बाद एक सेनापति आया, एक सेना आई और उसके साथ सेनापति आया, अल्वाबुर का नाम है उसका। और आकर के जिसने उसका स्वागत किया, जिस राजा ने, उसका जमोरिन नाम आता है, उसके साथ उसका युद्ध हुआ। उसके दोनों हाथ और पैर काट दिए, और इसके बाद अनवरत युद्ध होता रहा। कोई व्यापार नहीं हुआ है, केवल युद्ध होता रहा। और आकर के किला बनाना, उपनिवेश स्थापित करना, एक रास्ते में जो समुद्र में कोई जहाज पकड़ में आ जाता था तो उनको जबरदस्ती ईसाई बना दिया जाता। वास्तव में 1495 में वो जो आए यहाँ पर, उसके पहले उन्होंने पुर्तगाल और स्पेन के रूप में 2 हिस्सों में विश्व को विभाजित किया कि ये नई दुनिया, उनके हिसाब से ये नई दुनिया थी।
ये नई दुनिया में तुम लोग जाकर के अपना अपना झंडा गाड़ो। ये 1495 में उस समय का जो निकोलस पोप था उसने दोनों को आदेश दिया, दोनों राज्यों, और उसके आधार पर ये नई दुनिया पर झंडा गाड़ने के लिए लोग आए थे, व्यापार करने नहीं आए थे। ये हमें अभी तक बताया जाता है वो व्यापार करने। और हमारे जो लोग थे, हमारे जो भारतीय थे, वो अतिथि देवो भव, इसलिए जैसे आए तो सबका अतिथि करते थे। उनको ये चीज समझने में बहुत समय लगा कि ये लोग जो आए हैं ये अतिथि नहीं है, ये शत्रु है। और फिर युद्ध के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। 1741 ईस्वी में केरल का राजा मार्तंडराव वर्मा, उन्होंने इन सब को पुर्तगालियों को पूरी तरह परास्त किया और उनको वहां से खदेड़ा। फिर ये धीमे धीमे इंडोनेशिया की ओर बढ़े, डच आ गए और दोनों में मिल करके, और फिर वो जो कोना था वो कोना छोड़ करके वो धीमे धीमे कलकत्ता की ओर वाले कोने पर बढ़ने लगे। पहली चीज है, हमने इनका प्रतिकार 1857 में नहीं किया है, इसलिए यह प्रथम शब्द ठीक नहीं है। जब जब इस देश पर कोई भी विरोधी आया है और इसने हमारी किसी चीज पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहा, हमारी परंपरा पर, हमारे धर्म पर, हमारी संपदा पर, हमारे रीति रिवाजों पर, हमारी कला पर, किसी पर भी आघात हुआ तो हमने उसका विरोध किया। यह जो हमारा स्व था, इस स्व पर जब आघात हुआ तो हमने इस स्व का आघात के लिए हमने प्रतिकार किया। इसलिए हमारा जो संघर्ष है वह 1498 से ही प्रारंभ हो गया था, 3 महीने के बाद ही प्रारंभ हो गया, इसलिए प्रथम नहीं है। हम जैसे जैसे हमको ज्ञात होता गया कि ये हमारे स्व पर आघात कर रहे हैं, हमने शुरुआत में तो समझने का प्रयत्न किया और जैसे ही हम समझे हमने उसका प्रतिकार किया। 1857 के पहले 1855 में सांथाल का विद्रोह प्रसिद्ध है। ड्रम बजाते रहे, 4 घंटे युद्ध हुआ, 50,000 संथाल युद्ध के लिए तैयार हुए, 50,000। इतना भीषण वनवासियों का वह युद्ध था संथाल। 1855 के पहले ही हो गया। और ऐसे 90 युद्ध है, ऐसे 1-2 नहीं है वनवासियों, ऐसे 90 युद्ध है, सब जगह है। भील का है, माना राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर का जो क्षेत्र है, भीलों का बहुत विकट संघर्ष है। नागालैंड के ऊपर की जो चोटियां हैं उस पर वो कब्जा कभी कर ही नहीं पाए अंग्रेज, क्योंकि उन्होंने चढ़ने ही नहीं दिया। तो वनवासियों के लगभग 90 मोटे हल्के फुल्के में नहीं, ये भयानक संघर्ष होते रहे। इसलिए यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं है ये, इसलिए। और 1857 का जो संघर्ष है उसकी पृष्ठभूमि में आप बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं यह भी उसी का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। गोमती से इधर का जो क्षेत्र है, जो उस समय मोहान स्टेट कहलाती थी, जिसका राजा दिग्विजय सिंह था। इस दिग्विजय सिंह ने ही, अगर आप में से कोई गया होगा रेजिडेंसी में, तो वहां का जो चीफ कमिश्नर था उसका नाम है हेनरी लिखा है। हेनरी मारा गया है, उसको मारा है मोहान के राजा दिग्विजय सिंह। लेकिन आपने कहीं भी लखनऊ में मोहान के उस शासक का फोटो नहीं मिला होगा, कोई प्रतिमा आपने देखी नहीं। हेनरी की है,
यहाँ हिस्ट्री की लगी हुई है। कल मैं अभी इधर निकाल रहे थे, कल रात को मैं घूम रहा था, लिखा है राजा विजय सिंह मार्ग। विजय सिंह मार्ग उसका नाम है, उसके नाम से यह मार्ग लखनऊ में बना है। कौन था जिसने बाद में ये राजा जियालाल को, जो यहाँ का कोतवाल था, उसको पकड़वाया था? उसमें तो वो विजय का तो यहाँ पर है, लेकिन उसका नहीं। हम सबको लखनऊ केवल, क्योंकि इतिहास में हम मुगल केंद्रित या केवल दिल्ली केंद्रित तो इतिहास पढ़ते हैं, हम जहां के हैं वहां का की भी तो कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। केवल लखनऊ में जो सिकंदराबाद, जब आप जाएंगे तो उदाजीवी के बीच में एक मूर्ति लगी हुई है, वहां सिकंदराबाद बगल की कोठी, उसको अंग्रेजों ने भी तोड़ने की कोशिश किया, बाद में भी तोड़ने की कोशिश, अभी तक वो टूटी नहीं, अभी भी खड़ी है। वहां पर जब अंग्रेज आए थे तो प्रवेश कर रहे थे, तो सिर्फ उसी बिल्डिंग पर जो संघर्ष हुआ है वो है 1857 क्रांतिकारी युद्ध में बलिदान हुए थे। लगभग 6 घंटे संघर्ष हुई। सिकंदराबाद की जो कोठी है उसी में हुआ। आप स्टेडियम के पास जाएंगे, यहाँ लखनऊ का जो स्टेडियम है, स्टेडियम के पास स्टेट बैंक की वो है, उसको तारा वाली कोठी कहते हैं, पहले तारा वाली। वो क्रांतिकारियों का अड्डा था, क्रांतिकारी, और उस क्रांतिकारियों के अड्डे में संघर्ष करने में 482 लोग बलिदान हुए, उसी तारा वाली कोठी पर कब्जा करने के लिए। पहली बार जो अंग्रेज जब यहां से आए थे तो उसमें 19,000 क्रांतिकारी शहीद हुए थे इसी लखनऊ में। पहली बार जो संघर्ष हुआ तो उसमें 19,000। चिनाट की लड़ाई मानी जाती है। चिनाट की लड़ाई में देश भर जो आपके आसपास के जितने तालुकेदार थे, इन तालुकेदारों ने आकर के और विजय प्राप्त की थी, क्रांतिकारियों ने विजय प्राप्त की थी, लखनऊ पर कब्जा किया था, उन्होंने रेजिडेंसी को घेरा था। 87 दिन तक रेजिडेंसी घिरी रही। आसपास के ही लोग थे, क्रांतिकारी थे, देश भर, केवल लखनऊ में नहीं थे, आसपास के लोग थे, उन्होंने संघर्ष किया। जो आपका आलमबाग का जो क्षेत्र है, तो 4 बाग से आलमबाग का ये बीच का क्षेत्र है। 4 बाग, उसमें रेलवे स्टेशन तो 1905 में बना। उसके पहले जो वहां पर था, वहां 3 प्रधानमंत्री, इस जो ये राज्य था उस समय अवध राज्य था, इसके 3 प्रधानमंत्रियों के आवास थे, मंत्रियों के आवास थे। और इसके पीछे बांस का एक बहुत बड़ा बाग था, बांस, और उसके पीछे आम के पेड़ थे। फिर उसके बाद एक जलालाबाद किला था, और उसके बाद आलमबाग था। तो वहां से और इस 4 बाग तक, आलमबाग से 4 बाग आने तक अंग्रेजों को 2 दिन तक लगा। 2 दिन, वहां से यहां तक आने में 2 दिन तक संघर्ष लगा, क्योंकि हर जगह पर उनको संघर्ष हो रहा था। और आप वहां पर जाएंगे तो एक नाका, 4 बाग के पास एक नाका चौराहा कहलाता। नाका माने क्या है? क्रांतिकारियों ने वो नाका बनाया था। नाका माने रोग प्रतिरोध के लिए संघर्ष किया। तो उसी जगह एक वो नाला है, हैदर कैनाल उसको कहते हैं, हैदर कैनाल नाला है। उस हैदर कैनाल में अंग्रेज उधर थे और इधर क्रांतिकारी थे। उस जगह पर संघर्ष करने में 1200 लोग क्रांतिकारी माने गए। उस नाले को क्रॉस करने में, वो नाका जो है उसको क्रॉस करने में 1200 लोग मारे गए। और फिर वहां से जिसको हम लाटूस रोड कहते हैं, लाटूस रोड कोई रूट रास्ता नहीं है, राजमार्ग नहीं था। लाटूस एक गवर्नर था, उसने सीधे से रेखा खींच दी थी और दोनों ओर की बिल्डिंगों को गिरा दिया गया था। उसके बाद यह रोड बनी, ये बिल्डिंग थी। इसमें हर बिल्डिंग, वहां से यहां तक आते समय गलियां थी, पतली सी एक गली थी, और उसमें हर बिल्डिंग संघर्ष होता रहा। और वहां से यहां तक कैसरबाग के इस स्थान तक आते आते 8 घंटे लगे थे। माने लखनऊ का हर बिल्डिंग संघर्ष कर रही थी। हर बिल्डिंग का अपना एक इतिहास है, जिसको आप हजरतगंज में
जनपद मार्केट कहते हैं, इसको बेगम कोठी कहा जाता था, इसको बेगम कोठी कहा जाता था। और ये गतिविधियों का केंद्र भी था, क्योंकि वाजिद अली शाह यही पले थे। और जो स्वास्थ्य भवन है, इस स्वास्थ्य भवन के पास लाल अभी एक बिल्डिंग और है, उसको लाल बारादरी कहते हैं, लाल बारादरी कहते हैं। यहीं पर क्रांतिकारियों ने मिलकर के अपने विरजिश को, जो बेगम हजरत महल है, उसकी जो लड़का था 14 साल का, उसको अपना नायक चुना था, बादशाह चुना था, वो वही चुना गया था। इसलिए लखनऊ की हर एक बिल्डिंग का अपना इतिहास है, क्रांतिकारियों का संघर्ष है। हम दूर बाहर के नहीं जाते हैं, केवल लखनऊ का इतिहास को पढ़ेंगे। और जब उनको विजय प्राप्त हुई, लखनऊ के लिए कहा जाता है क्या है, ये अवध की शान बहुत प्रसिद्ध है। अवध की शान माने आप उसको दूसरे अर्थों में लोग बताते हैं। अवध की शान क्या है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, लखनऊ भारत का सबसे संपन्न और सुंदर सुसभ्य शहर केवल भारत का नहीं था, विश्व का था। 1858 में विश्व का नंबर 1 शहर लखनऊ, भारत का मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व का। पेरिस इसके सामने बहुत छोटा था। लोग वहां, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो जो उस समय के विदेशी राइटर्स हैं, वो सब एक बात कहते हैं, लखनऊ को देखने के लिए आते थे। क्यों? शाम को इनकी सभी छतों पर सोने की एक कवर किया जाता था, और इसके कारण पूरा लखनऊ का जो छत है वो सुनहरा सुनहरा दिखता था, इतना सोना था। और 2 दिन तक एक बिल्डिंग, मैं इसे सारी बिल्डिंगों की बताऊं, एक बिल्डिंग की खुदाई करने के बाद, जिसे बैलगाड़ी होती है, इसका लगभग 5 गुना बड़ी एक गाड़ी हुआ करती थी उस समय, सामान ढोने के लिए। और ऐसी 20 गाड़ियां सोने से लाद करके, ये जो नेपाल का राजा जंग बहादुर था, वो लूट करके यहां से लेके गया था। एक बिल्डिंग की खुदाई, इतनी संपदा होती है। ये जहां पर ये अपना ये है चिकित्सा वाला जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज से लेकर के, और दूसरी आयुर्वेद कॉलेज का, ये जो पूरे बेल्ट है, इस पूरी बेल्ट को गिरा दिया गया था। और भी बाद में इसको जैसे नहर खोदी जाती, इसे खोदा गया था, पूरे शहर पर नीचे से खोदा गया था, ऐसे बाद में ढाया गया था। इसलिए केवल लखनऊ का ही इतिहास आप पढ़ेंगे तो अत्यंत क्रांतिकारी, अत्यंत संघर्षपूर्ण हुआ है। और हम इसको कहते हैं कि अहिंसा के द्वारा इस देश को दिया, कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अन्याय। इसलिए भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, यहां प्रतिकार करने के लिए घनघोर संघर्ष हुआ। और हमारी केवल है, मैं सैनिक युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, कला के क्षेत्र में जो पहली फिल्म बनाई जा रही थी ईसु की, तो यहां पर फिल्म बनाया जो है श्री कृष्ण की, राजा हरिश्चंद्र का नाम तो बहुत फिल्म में आ जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने उसको फिल्म देखी थी राजा हरिश्चंद्र पर। विदुर को प्रतिबंधित कर दिया गया, फिल्म बनी थी। भारतीयों ने फिल्म बनाना प्रारंभ कर दिया था, विदुर, हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण। यीशु को बनाया तो उसका प्रतिकार नहीं बना। तो हमें कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, और बताया जाता सैनिक संघर्ष हुआ। केवल सैनिक संघर्ष नहीं होता, किसानों ने संघर्ष किया, मजदूरों ने संघर्ष किया, वनवासियों ने संघर्ष किया, समाज के सभी अवयवों ने काम किया, सभी लोगों ने बताया। और हमारे उस जो हमारी परंपरा थी, उसको इस ढंग से प्रस्तुत किया गया। आज हमको बताया जाता है कि कभी कभी हम ही को शर्म लगने लगती है, क्या आपको बता रहे हैं। मैं जैसे पढ़ा तो मैं अजीजन बाई को वेश्या बताया जाता है इतिहास में, नृत्यांगना थी। नृत्यांगना हमारे लिए पवित्र है, वेश्या और नृत्यांगना में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे लिए नृत्यांगना जो थी वो पवित्र मानी जाती थी,
देवदासियां उसके चरण स्पर्श किए जाते थे, वो भगवान को समर्पित थे। लेकिन हमारे उस पर ऐसे ऐसे शब्दों के द्वारा हमें को अपमानित किया जा रहा है, और आज भी बताया जा रहा है, आज भी बताया जा रहा है, हम पर आघात किए जा रहे हैं निरंतर। चार्टर एक्ट हर 20 साल में एक एक्ट बनते थे, और उस एक्ट के द्वारा निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन करके हम पर कैसे शासन और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए। इसलिए 1793 का चार्टर एक्ट आप पढ़ेंगे, 1813 का पढ़ेंगे, 1833, लगातार कुछ के कुछ हमारे अंग्रेजों ने, अभी इसके पहले क्या होता था हमारे यहाँ, खेती का जो उत्पादन होता था उस पर टैक्स लगता था, लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने पूरी जमीन पर टैक्स लगा दिया। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो आपको हुआ। ये कैसे? जितने हमारे शिक्षा संस्थान थे सब मठ मंदिरों द्वारा संचालित होते थे, और वहां पर जो भूमि थी वह उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही यह चार्टर एक्ट लागू हुआ, वैसे सभी मठों की जो भूमि थी उस पर टैक्स लग गया, और उनकी सारी भूमियां अच्छी थी। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में जो आय होती थी उस आय को काट दिया गया, इस 1793 के चार्टर एक्ट में खत्म कर दिया गया। इसलिए हमारी जितने संस्कृत के जितने विद्यालय थे वो अपने आय से, अगर किसी ने विशेष प्रयत्न किया तो प्रारंभ हुआ, नहीं तो सभी नष्ट हो गए। हमारी शिक्षा व्यवस्था 1815 ईस्वी में 5% थी इंग्लैंड की साक्षरता, और हमारी थी 79%। इतनी साक्षरता। इस प्रकार से हमारे इतिहास के द्वारा हम जब पढ़ेंगे तो हमको अपने गौरव की अनुभूति होती है कि वास्तव में हम कौन थे और हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। इसलिए इस 75 के वर्ष में हमारे जो गुमनाम नायक हैं, जैसे मैंने एक दिग्विजय सिंह का नाम बताया, जियालाल का बताया, राणा बेनी महादेव का बताया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हर जनपद में, हर एक जिले में 10-10, 15-15 ऐसे नायक हैं जिनको कोई जानता नहीं। इस 75 वर्ष में हम अपने इन्हीं नायकों को जाने, इनके विषय में जाने। इस देश का जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट में वहां चर्चिल ने वहां के प्रधानमंत्री से पूछा कि देश को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, तो उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस की जो 50,000 की सेना आ रही थी, और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था। उन्होंने भारत पे बैंक घोषित कर दिया था, उस बैंक में पैसा आने लगा था, और 11 राष्ट्रों ने उसको समर्थन कर दिया था, और उनकी सेनाएं हमारे पूर्वांचल में प्रवेश कर गई थी, और उन्होंने यहाँ पे कई द्वीपों पर विजय प्राप्त कर लिया था। और जैसे ही बंगाल में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, हथियार लेकर के खड़े हो गए, तो उसका ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कहता है, उसकी भाषा है, उस भाषा में कहा, चर्चिल ने जब प्रश्न पूछा कि दुधारू भैंस है इसको क्यों छोड़ रहे हो, तो उसने कहा जो भारत है 1921 का, 1931 का, 1942 का भारत ये नहीं है, ये 1945 का भारत है। अब ब्रिटिश माओ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने इतने बच्चे उत्पन्न कर सके जो भारत को परतंत्र कर सके। वो कितने सैनिक चाहिए, तो कहा न्यूनतम 45 लाख सैनिक चाहिए, श्वेत सैनिक चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सेना अब हमारे पक्ष में नहीं है। जो डाक विभाग है जो ब्रिटिश का माना जाता था वो हमारे साथ में नहीं है, उसने विद्रोह कर दिया है। जो रेलवे विभाग है उसने विद्रोह कर दिया है। सभी जगह स्वार्थ उत्पन्न हो गया है, सभी लोग स्वतंत्र हो गए हैं। अब वो किसी ब्रिटिश को, अंग्रेजों को मार रहे हैं, और सारे चौराहों पर जितने बड़े शहर हैं वहां पर धरना प्रदर्शन होने लगे। 18 फरवरी 1846 को तलवार नामक नौसेना ने विद्रोह कर दिया, वायुसेना ने विद्रोह कर दिया, और कहा अब यहां से एक भी अंग्रेज को जिंदा नहीं जाने देंगे। तब जवाहरलाल नेहरू ने पहुंचा और कहा देश स्वतंत्र हो रहा है, इनको जिंदा जाने दो। इसलिए इनको जिंदा जाने की अनुमति मिली थी। इन्होंने हमको कृपा करके स्वतंत्रता नहीं दी है, यह हमने अपने बल पौरुष से स्वतंत्रता प्राप्त की।
इतिहास आज लोगों के सामने लाने की जरूरत है कि हमने अपने परपोरिश से देश को, इससे हमारा गौरव की अनुभूति हुई। इससे हमको लगा, हमको एक कागज में लिख करके उन्होंने स्वतंत्रता दे दी, ये गलत फहमी है। और यह सत्य इतिहास समाज के सामने लाने की आज जरूरत है। इससे हमारा स्वागत हो। भविष्य में हम विश्वगुरु थे और विश्वगुरु हमको बनना है, लेकिन इस विश्वगुरु बनने के दृष्टिकोण से हमको अपने को, हम उनकी नकल उतारने लगे। हमारे अंदर का जो स्व था, हमारे अंदर की जो विशेषताएं थी, हम उसको भूल गए। हमारी जो आत्मनिर्भरता थी, हमारा जो ग्राम का स्वराज्य था, हमारा जो शिक्षा का दर्शन था, हम भूल गए। इसलिए जो नई शिक्षा नीति का जो विषय आ रहा है, उसमें हमको परिवर्तन करना है। और अभी आपके अध्यक्ष जी हमारे कह रहे थे नई शिक्षा नीति, तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं नई शिक्षा नीति। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप तो पहले से वही करते ही रहे हैं, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया। आप तो जो शिक्षा पद्धति थी प्राचीन काल में, उसी को फिर से लाना है। इसलिए आपको कोई बहुत प्रयत्न नहीं करना है, प्रयत्न तो दूसरे लोगों को करना है, क्योंकि संस्कृत में तो पहले से ही सब कुछ था, सब कुछ है, बस थोड़ा सा पुराने पन्नों को आपको पलटना पड़ेगा, सब कुछ है। ये जबरदस्ती जो हमको कुछ चीजें बताई गई और हमारे अंदर का जो ज्ञान था उसको प्रकटित करने का प्रयत्न नहीं हुआ है। उसको अगर हम कर देंगे, हमको दृष्टिकोण पढ़ाया गया है, दर्शन नहीं पढ़ाया गया। हमको दृष्टिकोण बताया जा, हमको वाद, दृष्टिकोण माने वाद बताए जा रहे हैं, समाजवाद, ये वाद। हम वाद वाले लोग नहीं हैं, हम लोग दृष्टि वाले हैं, दृष्टि वाले हैं, दृष्टिकोण वाले नहीं हैं, दर्शन वाले लोग हैं। दृष्टि उसको कहते हैं जो विभिन्नताओं में से एकता का निर्माण करता है, एकत्व देखता है, एकात्मता देखता है। इसलिए हम दर्शन के लोग हैं, हमको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम केवल अपने को पहचाने, हमारे अंदर बहुत कुछ है, वह प्रकट करने का यह 75वां वर्ष है। और इसलिए हम इसको कह रहे हैं अमृत महोत्सव, क्योंकि हम मृत्युंजय राष्ट्र हैं, हम मरे हुए राष्ट्र नहीं है, हम मरने वाले राष्ट्र भी नहीं है। क्योंकि हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत है अध्यात्म। हम विश्व को अध्यात्म देने वाले हैं, हम विश्व को त्याग का दर्शन देने वाले हैं। और त्याग कभी मरता नहीं, भोग मरता है। वो भोग लोग हैं, हम त्याग वाले लोग हैं। इसलिए हम मरने वाले नहीं, इसलिए हम मृत्युंजय राष्ट्र हैं। इसलिए जिन्होंने इस राष्ट्र को निर्माण के लिए अपनी आहुति दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन बलिदानों को स्मरण करना और उनके उस ज्ञान से नया भारत का निर्माण करना, यही मृत्युंजय राष्ट्र है। हम इस दिशा में बढ़े। धन्यवाद।